आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है वाटर। वाटर का आपको काफी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कहाँ का काम आता है, चाहे आप कपड़े धोने की बात करें, पानी पीने की बात करें, नहाने की बात करें, तमाम छोटी बड़ी चीजों में आपके लिए पानी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं शुरुआत में जरूरत से इसकी साइकिल और फिर किस तरीके से हम इसको कंजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, इन सारी चीजों की हम बात करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो किताब में दी गई है वो ये है कि आप देखिए 2/3 के आसपास जो पानी अर्थ है उसमें पानी है। वाटर इज 2/3 ऑफ द अर्थ। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर किया गया है जिसको आप ऐसे वगैरह में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि जो वाटर है वो बेसिकली पाया जाता है आपके ओशंस और सीज में, जो कि सलाइन फॉर्म में है, सॉल्ट उसमें डिजोल्व है और आप उस पानी को पी नहीं सकते, वो फिट नहीं है ड्रिंकिंग के लिए, ना कि आपकी जो तमाम एक्टिविटीज हैं, चाहे एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्रियल है, उन सारी जगह पे वो वाटर जो ओशन या सीज में मिलता है वो इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते, उसको आपको फिल्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यूज कर पाएंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसका डिस्कशन किया गया इस चैप्टर में वो है आपका वाटर साइकिल। हम वाटर साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से वाटर आपका सरफेस पे से जो भी आपकी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो लेक है या फिर पॉन्ड है या रिवर है या सी है, ओशन है, इन सब से वाटर एवापोरेट होगा। प्लांट्स के बारे में हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, किस तरीके से लीव्स में से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो वेपर्स के फॉर्म में निकल जाता है और उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन की दो प्रोसेसेस से, इन दो प्रोसेसेस के द्वारा आपका जो पानी है वो एवापोरेट होकर ऊपर जाने वाला है और एवापोरेट होकर जब वो ऊपर जाएगा तो वो कंडेंस होगा और कंडेंस होकर वो क्लाउड्स फॉर्म कर लेता है। क्लाउड्स फॉर्म करेंगे, आप यहां तक देखेंगे जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होकर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बना रहे हैं। यहां तक इनका वेट इतना ज्यादा नहीं हुआ कि ये रेन बन जाए। धीरे धीरे आप देखेंगे क्लाउड की साइज बढ़ेगी, जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एक साथ इकट्ठी होने लगेंगी और जब ये क्लाउड इसका वेट नहीं हैंडल कर पाएगा, ड्रॉपलेट्स ज्यादा हैवी हो जाती हैं तो वो जमीन पर गिर जाती हैं, जिसको आप प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और उसके साथ आप देखेंगे स्नो मेल्टिंग से जो रन ऑफ होता है, जो बर्फ पिघलती है उससे जो रन ऑफ होता है, उससे वापस उसी वाटर बॉडी में या फिर उसी पूरे सिस्टम में वो पानी वापस आ जाता है। मतलब वाटर इवेपोरेटेड और प्रेसिपिटेशन में जो वाटर है वो लगभग एक जैसा रहता है, इक्वल बैलेंस मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से आपकी जो वाटर सप्लाई है लैंड पे वो एक इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहती है। अब हम पर्टिकुलर टर्म की बात करें तो हम सबसे पहले देखने वाले इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आप समझ सकते हैं, जैसे ही आप अपने कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं वो एकदम से सूख जाते हैं, उनका जो पानी है वो उड़ जाता है। अब आप इसको कहेंगे ये तो एक तरीके का जादू है, पानी गायब हो गया। आप जमीन पर पानी डालते हैं वो एकदम से गायब हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? वाटर इवेपोरेट हो जाता है। हम उसी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। जैसे ही आप देखेंगे कि दिन के समय में सूरज की रोशनी वाटर बॉडीज पे पड़ती है, चाहे वो ओशन है, रिवर है, लेक्स हैं या पॉन्ड्स हैं या फिर कहीं फील्ड्स हैं जहां पर पानी भरा है, जहां पे भी वो सनलाइट पड़ेगी वहां से इवेपोरेशन होना चालू होता है। जो वाटर है वो अपना स्टेट चेंज करता है और लिक्विड से गैसियस स्टेट में आता है, वेपर बन के वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। और ये जो वार्म एयर है पर्टिकुलरली जो सनलाइट के द्वारा आती है, यही प्रोवाइड करती है इवेपोरेशन के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब वाटर वेपर बनेगा, ये पूरा आप देखेंगे प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअस साइकिल में प्रोसेस चलने वाला है और ये वाटर वेपर धीरे धीरे एयर में ऐड होता रहता है, जिससे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। हमने पिछले डायग्राम में देखा। ये जो प्रोसेस है आप समझ सकते हैं कि इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर अमाउंट ऑफ हीट जो दी जा रही सनलाइट से वो इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए प्रोसेस की जो स्पीड है वो भी कम रहने वाली है। तो पर्टिकुलरली देखें तो ये जो प्रोसेस है ये स्लो होगा। इसके बाद आप एक और बात करें, जो वाटर्स हमने 6-7 चैप्टर में भी डिस्कस किया था, जब हमने काफी गहराई से प्लांट्स के बारे में समझा था 7 चैप्टर में, तब हमने ट्रांसपिरेशन को पढ़ा था, लीव का जो स्ट्रक्चर होता है उसको पढ़ा था। उसमें हमने बात की थी कि अगर एक्सेस ऑफ वाटर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है तो लीव्स उसको वेपर के फॉर्म में छोड़ देती हैं बाहर, वाटर वेपर के फॉर्म में, और उस प्रोसेस को आप कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो यहां हमने एवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के बारे में समझ लिया। अब हम कंडेंसेशन की बात करते हैं। तो जो बेसिक फिनोमेना है क्लाउड फॉर्मेशन का वो है कंडेंसेशन। ये आप समझ सकते हैं कि यही बेस है क्लाउड फॉर्मेशन की। जब आप बात करेंगे तो कंडेंसेशन की चर्चा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें आप देखने वाले हैं, जब आप हायर सरफेस पे जाते हैं अर्थ के, तो आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, अर्थ जो है वो कूल हो रही है। ये कूलिंग की वजह से ये जो वाटर वेपर है वो धीरे धीरे कंडेंस होना चालू होगा, ठंडा होना चालू होगा। कंडेंस होने का मतलब होता है ठंडा होना। वो ठंडा होना चालू होगा, ठंडा होगा और टाइनी ड्रॉपलेट्स बना लेगा। छोटी छोटी जो ड्रॉप्स बनेंगी जिसको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं, वो ड्रॉपलेट्स फ्लोट करती रहेंगी हवा में। एक समय आएगा जब वो ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट होती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशंस, और उसके बाद आप देखने वाले हैं किस तरीके से हैवी रेन होती है। और जो प्रेसिपिटेशन होता है वो या तो रेन होगा या फिर आप देखने वाले हेल स्टॉर्म भी हो सकता है, जिसमें आप ओले गिरते हैं। हिंदी में हम समझते हैं हेल स्टॉर्म को ओले गिरना या फिर बर्फ गिरना। तो बर्फबारी या फिर ओले गिरना, हेल स्टॉर्म को आप कहते हैं ओले गिरना, हेल को कहेंगे ओले,
या फिर स्नो जो बर्फ गिरती है वो। तो ये पूरा प्रोसेस आप समझ चुके होंगे। सबसे एक बार और हम रिवाइज करते हैं। पहले तो वाटर वेपर ऊपर जाएगा, वहां पे कंडेंस होंगी टाइनी ड्रॉप्स कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेंगी। जो ड्रॉपलेट्स बनेंगी, ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे आप देखने वाले हैं ये जो हवा में फ्लोट करेंगी उससे क्लाउड बन जाता है। जब ये ड्रॉपलेट्स छोटी छोटी एक साथ एक्यूमुलेट होंगी, जब ये हैवी हो जाएंगी, हैवी होने के बाद ये फॉल होंगी, जमीन पर गिरेंगी। उसमें 3 प्रोसेस होते हैं, या तो ये बारिश के फॉर्म में गिरेंगे, या तो ये गिरेंगे आपके ओले के फॉर्म में, या फिर आप गिरेंगे स्नो के फॉर्म में। तो 3 तरीके से हमने कंडेंसेशन समझ लिया। अब एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें समझना है, वो है ग्राउंड वाटर। जब पानी जमीन पर गिरता है, चाहे वो रेन वाटर हो या फिर स्नो हो, तो वो धीरे धीरे आप देखेंगे सीप आउट होता है। जो ग्राउंड है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो उसको एब्जॉर्ब करके जमीन के अंदर आप देखेंगे एकदम से गायब हो जाता है। आप ये सोचेंगे यहां अभी तो पानी भरा था, अब ये पानी सारा कहां चला गया? तो ये पानी जो है वो गहराई में चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। जो सीप्स होते हैं, जो क्रैक्स होते हैं, और जो एब्सॉर्प्शन होता है सॉइल का, वो पूरा वाटर को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड वाटर में स्टोर कर देता है। अब यहां पर एक और बात समझने वाली है, जहां पर वेजिटेशन या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं वो कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते, वहां पे आप हमेशा देखेंगे जो पानी है बारिश का वो बह जाता है अक्सर। क्यों? क्योंकि उसको चेक नहीं किया जाता, उस वाटर को चेक नहीं किया जाता, तो एकदम रफ्तार से पानी गिरता है बारिश में और बह जाता है। लेकिन अगर उसके बीच में वेजिटेशन होगी, घास होगी थोड़ी बहुत, या फिर पेड़ पौधे होंगे, तो वो उस पानी को चेक करेंगे, उस पानी को रोकेंगे, जिससे उसको टाइम मिलेगा जमीन में सोखने के लिए और एब्जॉर्ब करने के लिए, जिससे आपका जो वाटर टेबल है बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि ओवर ग्रेजिंग करने से कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन होता है, और जो वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर है, वो भी कम होता है। अब मैं वाटर टेबल समझा दूं। जब आपके ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे जाता है, तो आप कहते हैं कि वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और जब ग्राउंड वाटर जब बढ़ता है, उसका लेवल बढ़ता है, तो आप कहते हैं वाटर टेबल इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि जैसे जैसे आपका कवर या वेजिटेशन कम होने वाला है, उस प्रकार से ही, उसी तरीके से आपका जो सीपेज है रेन वाटर का, वो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी फ्लो को चेक करने के लिए कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका ग्राउंड वाटर में अवेलेबिलिटी की कमी हो जाएगी। इसके बाद आप देखिए कि जब हैवी रेन्स होती है तो क्या होता है। हमने देखा है बहुत से केसेस में, 2013 का जो केस है वो भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके ऊपर एक पिक्चर भी बन चुकी है रिसेंटली। तो ये सारे जो केसेस है, इससे हमें समझ में आता है कि जब ज्यादा बारिश हो जाए, जिसको हम फ्लैश फ्लड्स भी कहते हैं, इस तरीके की चीजें आती है, बाढ़ होना चालू हो जाती है। और जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ आने में बहुत सारी परेशानी आएंगी। आप देखते हैं पूरे गांव के गांव, जंगल के जंगल, लोगों की खेतियां, सारी चीजें डूब जाती है पानी के अंदर। साथ में मवेशी हैं, जो जानवर हैं, जो बंधे हैं, या फिर जो भी तमाम तरीके के जानवर होते हैं, वो सभी पानी के अंदर डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं लैंड एरिया में कहीं फंस जाते हैं, वहां पे उनके मरने की बहुत ज्यादा तादाद हो जाती है, बहुत ज्यादा परसेंटेज में उनकी डेथ होती है। उसके साथ आप देखेंगे जो सॉइल है उसमें भी काफी गहरा असर पड़ता है। तेज बारिश की होने की वजह से या तो सॉइल इरोजन होता है, या फिर आप देखेंगे जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा पुअर इन न्यूट्रिएंट्स हो जाती है ड्यू टू हाई क्वांटिटी ऑफ रेन, जिसकी वजह से फ्लड्स, सबमर्जेंस, एनिमल डेथ एज वेल एज सॉइल क्वालिटी डिटेरियोरेशन। अब देखिए दो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स है यहाँ पे। एक तरफ अतिवृष्टि जहां पे बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, एक तरफ अनावृष्टि जहां पे पानी नहीं गिर रहा है। तो जब अतिवृष्टि होगी, जब बहुत ज्यादा पानी गिरने वाला है, तब भी आपको नुकसान है, और जब बिल्कुल पानी नहीं गिरने वाला है तब भी नुकसान है। मुझे हर समय जब मैं पानी की बात करता हूं तो मुझे एक रहीम का दोहा याद आता है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गयो जो उबरो, मोती मानस चून। तो पानी इतना जरूरी है, चाहे मोती हो चाहे मानुस हो, दोनों के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से आप देखिए जब ज्यादा रेन हो रही है तो परेशानी, और जब कम रेन होगी तो क्या होने वाला है। कम रेन होगी तो आप देखेंगे मिट्टी सूख जाएगी, इवोपरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा इवोपरेशन हो जाएगा, नीचे तक पूरा जो एरिया है वो ड्राई हो जाएगा, इवोपरेशन ट्रांसपिरेशन चरम सीमा पे पहुंच जाएंगे, पूरा वाटर लॉस हो जाएगा। तो सॉइल जो है वो बिल्कुल सूख जाएगी, क्रैक्स पड़ जाएंगे। आप इस पिक्चर में बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं इस तरीके के क्रैक्स पड़ जाते हैं जमीन पर। जो वाटर टेबल है, चाहे पॉन्ड्स की बात करें या फिर वेल्स की बात करें, ये सारे का वाटर लेवल भी काफी नीचे गिर जाता है। ग्राउंड वाटर जो है उसकी कमी हो जाएगी, क्योंकि ये जो वेल्स हैं, वेल बेसिकली ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे ही चलते हैं, ये बिल्कुल सूख जाएंगे, पानी की कमी होगी, और इसी को आप कहते हैं ड्राउट, सूखा पड़ना। और ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होती है, खतरनाक होती है, क्योंकि यहाँ पर कमी हो जाती है खाने की और चारे की। चारा नहीं तो जानवर नहीं जी पाएंगे, और खाना नहीं तो इंसान नहीं जी पाएंगे। तो ड्रॉट भी बड़ी परेशानी वाली स्थिति है, और रेन अगर हैवी रेन्स हो जाए जिससे फ्लड आते हैं तो वो भी बड़ी परेशानी वाली चीज है। इसके बाद हम देखते हैं कि कंजर्वेशन कैसे हो सकता है। इस किताब में बताया गया है कि जो रेन हो रहा है, आप रेन को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। उसके लिए हम दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स पे चर्चा करेंगे। पहली आपकी रूफ टॉप में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। आपका जो छत है, छत के ऊपर अगर आप एक ऐसा सिस्टम लगा दें जिससे आपकी छत पे जो भी पानी भर रहा है वो नीचे एक पाइप के द्वारा जाए, और पाइप के द्वारा जाने के बाद
ग्राउंड में एक टैंक में स्टोर हो जाए या फिर ग्राउंड में सीप हो जाए। सीप होगा तो आपका जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, जो ग्राउंड वाटर है वो बढ़ जाएगा, या फिर आप उसको अगर स्टोर कर रहे हैं तो आप उसको कभी और फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। ये दो तरीके से आप जो आपका रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये आपके ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करने में काफी मददगार होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो नालियां होती हैं, जो आपके रोड साइड में आपने देखा होगा कुछ नालियां होती है जिनमें बड़ी तेज बारिश के समय पानी बहता है। अगर हम उन नालियों के पास में ऐसे रिचार्ज सिस्टम लगा दें कि डायरेक्ट वहां से पानी ग्राउंड में सीप हो जाए, जमीन में सीधा पानी चला जाए, तो उससे भी हम अपने ग्राउंड वाटर का जो टेबल है या जो ग्राउंड वाटर है उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। क्योंकि सॉइल अपने आप में एक फिल्ट्रेशन का काम करती है, उसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं जो उस पानी को साफ कर देंगी और फ्यूचर में आपका ग्राउंड वाटर फिर से रिचार्ज हो जाएगा। एक इसमें किताब में एक कहानी या फिर आप कहें एक छोटी सी पोएम जैसा भी दिया है जिसमें कहा गया है वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो ये आप यूज कर सकते हैं कहीं भी जब भी आपको वाटर स्कैर्सिटी के ऊपर लिखना है, तो ये किताब में दिया गया है वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। क्योंकि ओशन वाटर है, सी वाटर कहने को तो इतना ज्यादा है, हमारे 2/3 पूरा अर्थ में पानी भरा है जो ओशन और सी वाटर है, लेकिन आप उसको पी नहीं सकते, आप उसको यूज नहीं कर सकते अपने लिए। और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मैं बात कर रहा था आपसे, ये डायग्राम हम फिर से समझते हैं। यहाँ पर पानी गिरने वाला है, पानी यहाँ पर जो है आपका पाइपों के द्वारा जमीन में जाएगा, या तो आप इस टैंक में स्टोर कर लेंगे, कार वॉश के लिए, गार्डन के लिए यूज कर सकते हैं, आपके वेल का जो है वो वाटर रिचार्ज हो जाएगा। साथ में अगर आप चाहें तो इसको सीधा सीपेज कर दें, अगर आप सीधा ये जमीन में चला जाएगा तब भी आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि आपके एरिया का जो वाटर है, ग्राउंड वाटर है, वो रिचार्ज हो जाएगा। तो ये डिस्कशन की हमने वाटर के बारे में। अगला जो चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करने वाले एयर के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इससे हमें बेसिक फीचर्स पता चलेंगे और हमारा जो बेस है साइंस का वो काफी स्ट्रांग होने वाला है।